नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। इस समय पूरा देश और पूरा विश्व एक पैंडेमिक महामारी से जूझ रहा है। न जाने कितने हमारे प्रियजन इस महामारी के कारण काल के गाल में समा चुके हैं। हमें अपने उन प्रियजनों का बहुत दुख है। उनकी जो क्षति है वो अपूरणीय है, लेकिन फिर भी हमने और आपने एक हिम्मत का, एक हौसले का परिचय दिया है जो अपने आप में काबिल तारीफ़ है। न जाने कितनों की माता पिता की गोद सूनी हो गई, न जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए, लेकिन न जाने कितनी सुहागनों का सुहाग उजड़ गया, उनकी मांग का सिंदूर मिट गया, लेकिन हमने फिर भी एक हिम्मत का परिचय दिया है। जब समस्या विकराल होती है तो हमें अपनी हिम्मत को बढ़ाना पड़ता है। फिर भी हमें अपना और अपनों का, एक दूसरे का ध्यान रखना है, ख्याल रखना है, क्योंकि यही जीवन है। दोस्तों, मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आप फेसबुक पर लिखते हैं, आपको लिखने का शौक़ है, आप अपनी डायरी में लिखते हैं, लेकिन आप एक बात बताइए कि देश के अंदर इतने ज्वलंत मुद्दे चलते रहते हैं, आप उन पर क्यों नहीं लिखते? देश में बहुत से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मुद्दे उठते रहते हैं, आप उन पर क्यों नहीं लिखते? तो इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने उन मित्र को एक संदेश देना चाहता हूं कि भाई मैं ज्वलंत मुद्दों पर क्यों नहीं लिखता। तो सर्वप्रथम तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं एक सरकारी कर्मचारी हूं, और अगर मैं इस तरीके के मुद्दे जो हमारे समाज के लिए, देश के लिए घातक हैं, और उन पर अगर लिखूंगा तो सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन माना जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उन पर नहीं लिखता, मैं उन पर इनडायरेक्टली तरीके से, अप्रत्यक्ष रूप से लिखता हूं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जिन लोगों ने समाज में अराजकता फैला रखी है, तो उन लोगों को जब डायरेक्ट बातें ही समझ में नहीं आती तो वह इनडायरेक्ट बातों को क्या समझेंगे। हमारे देश में या इस संसार में अगर आप बहुत सारी चीज़ों को जानें तो बहुत आध्यात्मिक गुरु, मनोवैज्ञानिक, फिलोसफर, दार्शनिक, धर्मगुरु, महापुरुष रहे हैं, जिन्होंने समाज में एक नव चेतना लाने का प्रयास किया। लेकिन आप उनके बारे में पढ़ें कि ये जो आपका मूडी समाज है, तो आप गौर करें कि बदले में उन लोगों को इस मूडी समाज ने क्या दिया। उन महापुरुषों को, उन दार्शनिक जितने रहे हैं, मनोवैज्ञानिक रहे हैं, धर्मगुरु, आध्यात्मिक गुरु जितने भी रहे हैं, जिन्होंने समाज को जगाने का काम किया, तो उन्हें पग पग पर अपमान का घूंट पीना पड़ा। आपके समाज ने उन्हें क्या दिया? जहर का प्याला पीने के लिए विवश किया, सरेआम उनको सूली चढ़ा दिया गया, फांसी लगा दी गई। तो आखिर उनका गुनाह क्या था? गुनाह बस इतना ही था कि उन्होंने अपने अंदर सुधारवादी दृष्टिकोण पैदा किया। गुनाह बस इतना ही था कि वे उद्देश्यपरक बातें करने लगे थे, सत्यवादी हो गए थे। यही होता आया है। जो लोग समाज को जगाने का काम करते हैं, उनके साथ यही होता आया है, और ये आज से नहीं, सदियों से होता आया है। ये जब तक होता रहेगा, जब तक हम अपनी नैतिकता में,
नैतिक रूप से, भावनात्मक रूप से, चारित्रिक रूप से अपनी मरम्मत नहीं करते हैं। यह तब तक होता रहेगा। दोस्तों, हृदय रोगों को जानने के लिए और उनका इलाज करने के लिए बहुत सारी पद्धतियां हैं, बहुत सारी मशीनें हैं जो बता देती हैं कि आपके हृदय में इतना ये रोग है, फला रोग है, उसका ये इलाज होगा। लेकिन आज तक कोई ऐसी मशीन डेवलप नहीं हुई जो ये बता दे कि आपके हृदय के अंदर इतनी दयालुता है, जो ये बता दे कि आपके अंदर इस मात्रा में नैतिकता है, जो ये बता दे कि आप भावनात्मक जो दृष्टिकोण है, आपका भावनात्मक दृष्टिकोण, तो कोई मशीन नहीं बता सकती। आपका चरित्र निर्धारित करने के लिए कोई मशीन नहीं है, उसके तो प्रमाण पत्र मिल जाते हैं, उसके तो प्रमाण पत्र मिल जाते हैं। 100 रुपए में चरित्र प्रमाण पत्र बन जाते हैं। यह हमारे देश की विडंबना है। तो दोस्तों, जिन लोगों ने समाज को जगाने का काम किया है, तो वास्तव में उनको सूली चढ़ा दिया गया है। अब आप देख लें कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है। मैं एक आम अध्यापक हूँ, एक टीचर हूँ भाई। मैं अपना जो मेरा पेशा है, तो उस पेशे के मुताबिक मैं अपने कर्तव्य का पालन अगर सही से करता हूँ, तो कहीं ना कहीं देश हित में मैं काम कर रहा हूँ। और जितने भी हमारे कर्मचारी, अधिकारी, राजनेता बैठे हुए हैं, यदि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को समझ ले, अपने कर्तव्य का सही से पालन करे, अपनी नैतिक मरम्मत कर ले, अपनी भावनात्मक मरम्मत कर ले, अपनी चारित्रिक मरम्मत कर ले, तो मैं समझता हूं कि मुद्दे ज्वलंत होने बंद हो जाएंगे। आज आप जो अखबार उठा के देखते हैं, अब तो मुझे नफरत हो गई है अखबार से। मैं अखबार ही पढ़ना नहीं चाहता, इतनी नफरत हो गई है। क्योंकि वही मुद्दे हैं। वो मुद्दे क्या हैं? वो हमारे दिलों के अंदर जो नफरत है, वो अखबारों में छपती है। उसको सुधारना होगा। जब हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था, तो उस समय अंग्रेज बरतानिया देशों से हमारे देश का तुलनात्मक अध्ययन करते थे। तो वो कहते थे कि भारत 4000 साल पिछड़ा है। वो उनका एनालिसिस था। वो अपने देशों से तुलना की कि वो चीज़ें उन्होंने यहाँ नहीं देखी, तो हमारे देश को पिछड़ा बताया। लेकिन हमारे देश में जो पिछड़ापन रहा, ये आज से नहीं, सदियों से है। ये सामाजिक जो बुराइयां युगों से चल रही हैं, युग बदल जाते हैं लेकिन सामाजिक बुराइयां ख़त्म नहीं होती हैं। तो वो सामाजिक जो बुराइयां हैं, उनके कारण हमारा देश पिछड़ा, प्रत्येक व्यक्ति पिछड़ा। और जिन्होंने अपने आप को फॉरवर्ड किया, जो सत्य के रास्ते पर चलते हैं, उनको कोई पसंद नहीं करता। ये कैसी विडंबना है। तो यार, लोगों का रोजगार, ये मुद्दों से रोजगार चलता है। हमारे देश में जो मुद्दे चलते हैं, समाज में जो मुद्दे चलते हैं, तो ये तो यार एक प्लेटफॉर्म बन गया है यार रोजगार का। इनसे लोगों की रोजी रोटी चल रही है। तो कितना गलत है। मन में तो यार आता है कि काश हम ये होते, मुख्यमंत्री होते, प्रधानमंत्री होते, ये होते, उस पद पर होते, डीएम होते, एसडीएम होते, तो हम इतना सुधार करते, हम ये करते। लेकिन यार समझ में नहीं आता कि ये बातें उन्हीं व्यक्तियों के अंदर क्यों आती हैं जिनके पास पावर नहीं होती है। अब जो पावर में जो व्यक्ति बैठे हुए हैं, मैं सबको तो नहीं कहना चाहूँगा, कुछ लोग बहुत अच्छे भी हैं और अपने कर्तव्य का सही से पालन, बहुत अच्छी तरीके से पालन करते हैं और समाज को जागरूक करने का भी काम करते हैं। देश हित में, देश के विकास में काम भी करते हैं। लेकिन कमी तो कहीं ना कहीं चल रही है, बहुत ज़्यादा चल रही है। तो इसलिए हमें जहाँ कमी चल रही है, जिन लोगों को वो अपने एनालिसिस करें, चिंतन करें, आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से कंप्यूटर में हम कमांड दे देते हैं और प्रिंटर से प्रिंट आउट हमें मिल जाता है ना, तो उसी प्रकार से हमारे अंदर भी कोई ना कोई बैठा है। उसको हमें समझना है, आत्मचिंतन करना है
और उससे कमांड दिलवाओ, ताकि वो जो प्रमाण पत्र हैं, जो सर्टिफिकेट निकल के आए, आपके व्यवहार द्वारा दिखाई दें। इसलिए सोचो, बैठकर थोड़ा अकेले में सोचना चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा। चलिए अब मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सादर आभार, नमस्कार।